बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल और ख़ास तौर पर हमारे पाक अफ़गान सरहद के ऊपर सरहद पार से जो बढ़ते हुए दहशत गर्दों के हमले और इस सिलसिले में इंतहाई काबिल ज़िक्र और अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या जिसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत की जाए। गुज़िश्ता रोज़ चित्राल के करीब कलाश के जनरल एरिया में सरहद के करीब पाक फ़ौज की 2 चौकियों पर सरहद पार से दहशत गर्दों ने बहुत बड़ा हमला किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए इस हमले को पिसपा किया और इस जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। आज हम नाज़रीन बात करेंगे हमारे इंटायर फॉर्मल ट्राइबल एरिया और पाक अफ़गान सरहद के करीब जो इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर दहशत गर्दी अरूज के ऊपर है। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि एडवांस कम्युनिकेशन जो काबिल गवर्नमेंट के साथ है, उसके साथ एडवांस कम्युनिकेशन किए जाने के बावजूद इन हमलों में कोई कमी नहीं हो रही और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑफिसर्स जाम शहादत नोश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ओवरऑल मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन की भी, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान। और आज हम तस्करा करेंगे, चूँकि 7 सितंबर है योम फ़िज़ाइया का। हमारी फ़िज़ाइया ने 7 सितंबर 1965 को कम तरीन वसाइल होते हुए भारतीय फ़िज़ाइया को दंदान शिकन जवाब दिया। लेकिन टॉप ऑफ जो आ रहा है और जो टॉप स्टोरी है हमारी, वो काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी सिचुएशन। अपने मायरीन से आपका तारुफ़ करा दें। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नासिर अब्बास शिराजी साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के एक्सपर्ट्स हैं, काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिर आलम खान साहब, साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस हैं, काउंटर टेररिज्म में वसी तजर्बा रखते हैं, सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर इनकी गहरी नज़र है। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। नासिर अब्बास शिराजी साहब, जैसे आपके भी इल्म में है, ये जो चित्राल वाला जो वाक़या है, बहुत ही खौफनाक अटैक किया गया और अगरचे कि हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया और उस हमले को पिसपा किया। मकसद दहशत गर्दों का हमारी चौकियों के ऊपर कब्ज़ा करना था, चित्राल में एंट्री करनी थी, खौफ व हरास फैलाना था और उसमें 12 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन हमारे 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। ये जो दहशत गर्दी की नई लहर है, ना सिर्फ ये चित्राल बल्कि साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और जितने भी साबिक़ ट्राइबल एजेंसीज़ हैं, उनके अंदर ये लहर उठी हुई है। आप कैसे देखते हैं ये, इसके अंदर ये जो तेज़ी आई है, इसके पस मंज़र में कौन सी क़ुव्वतें मुहर्रिक हैं? जी मतीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इस इशू के हवाले से बात की है। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज को वहाँ दाद देनी चाहिए जी। कि इस अचानक हमले का बड़ा भरपूर बहादुरी के साथ जवाब दिया है और मिलिटेंट्स जो हैं वो अपने अहदाफ में नाकाम हुए हैं। जी। लेकिन ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ये इंडिकेट होती है। चूँकि पहले कुरम एजेंसी के अतराफ़ में जितने बॉर्डर्स हैं वो एक्टिव रहे, फेंस तोड़ी गई और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हुई है। जी। फिर जो इन पाकिस्तान हमलों की बड़ी वजह है। जो उससे बिल्कुल। पहले जी। इसके अलावा जो पाकिस्तान का वो इलाका जो बलूचिस्तान का इलाका है, जो एक तरफ से अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है और दूसरा दूसरी ईरान तरफ के ईरान साथ। के साथ मिलता है, ये इस वक्त सेंटर टू इंसर्जेंसी और टेररिज्म बना है। तो उसमें भी जितने लोग पकड़े गए, ये जितनी की डिटेल्स मिली हैं, हत्ता ये जो जमरूद इंसिडेंट हुआ है, इसके अंदर भी मालूम है कि ये सारे लोग जो है वो अफ़गानिस्तान से आए थे और अफ़गानिस्तान इस वक्त जो है वो ब्रीड कर रहा है, मिलिटेंट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। जी। एक मसला पाकिस्तान की काउंटर के लिए जो पॉलिसी थी, पहली अफ़गान पॉलिसी जिसके नतीजे में मिलिटेंट्स को वेवर दिए गए, उनको छोड़ा गया, वो भी नाकाम हुई और अब भी सीरियस एंगेजमेंट नहीं है। चूँकि मैं खुद जानता हूँ कि ये बड़ा अहम नुक्ता है कि अब भी सीरियस एंगेजमेंट नहीं। मैं उसकी दलील देता हूँ। 70 मेंबर जरगा यहाँ से गया, जिसमें पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर्स भी मौजूद थे और इसके अलावा बहुत पाकिस्तान बड़ा डायलॉग था जो काबुल में जरगा हुआ। बिल्कुल याद है। उस जरगे में उधर से जो मिलिटेंट्स थे वो स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर आए, उनके साथ डाले थे, उनके साथ लोग थे, सिक्योरिटी थे, स्क्वाड थे। स्क्वाड्स के साथ आए और वो सारे के सारे कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? आपके पंजाब से और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से। नाकाबिले यकीन। ये रियलिटी है और इधर से बाज़ जाने वाले लोग जो हैं उनके रिलेटिव्स भी थे। जी।
फिर सेकंड मरले में ये बातचीत जब हुई कि भाई अफ़गान साइल क्यों इस्तेमाल हो रही है, आप उसको रोकें, तो एक तजवीज़ दी गई कि भाई इनको हम रीलोकेट करते हैं और इनको दूसरे इलाकों में यानी नॉर्थ के अंदर ले जाते हैं जो जी। पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ ना हो। लेकिन ये भी मसले का हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब तक ये एंगेजमेंट लेवल नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान की सॉइल यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरी तरफ क्या है, मुसलसल यूज़ हो रही है। मुसलसल यूज़ हो रही है और उसके अंदर इजाफा हो रहा है। चाइना की कंटेनमेंट नहीं होती और अगर सी पैक चलना है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट अगर उसके साथ अटैच हो गई है, तो सीधी सी बात है जो पाकिस्तान के दुश्मन है उन्होंने इसको नाकाम बनाना है। तो नाकाम ये बनाना पूरा रीजन और एरिया जो है वो अफेक्टेड है और इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान और बिलखसूस अभी जो प्रोविंस है नूरिस्तान, ये तो दाइश एक बड़े हब के तौर पे एमर्ज हो रहा है। और जो कुरम एजेंसी के अंदर बिलखसूस जो एफ.आर. कुरम, साबका एफ.आर. कुरम और अभी जो सेंट्रल कुरम जिसको कहा जाता है, उसके अंदर जो इंसर्जेंसी की नई वेव है और जो काफ़ी सारे हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हुए हैं, उसमें डायरेक्टली ये दाइश की इन्वॉल्वमेंट दाइश की इन्वॉल्वमेंट है। जी, ताहिर आलम साहब, फॉरेन पॉलिसी का भी इन्होंने रेफरेंस दिया कि ये बज़ाहिर एक मामूली नकलो हरकत नहीं है। ये जो तमाम तर दहशतगर्दों की जो मूवमेंट हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, एक पूरा इंटरनेशनल प्लान है। उसके तहत अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है। उसके साथ साथ उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, आए रोज़ हमले हो रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कौन सी क़ुव्वतें इसके पस मंज़र में हो सकती हैं? और लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई हमें सीरियस एंगेजमेंट नहीं नज़र आ रही जब से गवर्नमेंट गई है, बल्कि ख़ासे महीनों से काबुल के साथ हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। कमो बेश 3-4 माह कबल पाकिस्तान के जो स्पेशल नए रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफ़गानिस्तान, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उन्होंने एक विज़िट किया था। लेकिन ये जो अभी गंभीर सिचुएशन है जिसमें कल पाक फ़ौज के जो ISPR डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को एडवांस इत्तला दी गई थी कि नूरिस्तान में नकलो हरकत हो रही है। जी। ये मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त इंडिया का गठजोड़ है, इंडिया की प्रेजेंस है। इंडिया की प्रेजेंस है और इंडिया से बहुत ज़्यादा लाइटीज़ जी। हैं इंडिया के साथ। मुझे खुद भी 2012 में, हालांकि काफ़ी साल गुजर गए, 4-5 दिन रहने का मौका मिला था, तो मैंने देखा कि जगह जगह ज़रा सी कोई स्ट्रीट बनाई है तो उधर भी लिखा होता फ्राम इंडियन गिफ्ट पीपल, फ्रॉम इंडियन पीपल और इंडियन गवर्नमेंट। और नफरत की इंतहा थी। इनफॉर्मल चैनल यूज़ करने गए थे कि एक जो साबका जस्टिस का कातल है, रूल है, वो आपके पार्लियामेंटेरियन के पास है, उसे हवाले कर दिया गया। लेकिन वहाँ हमें स्वाय नफरत के कुछ नहीं मिला। काबुल में स्वाय नफरत के कुछ भी गवर्नर नहीं। काबुल से मिले, बड़ा वो भी पेशावर का था, और उसने भी हमसे यही बातें की कि पाकिस्तान उनकी बर्बादी का जिम्मेदार है। वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी से मिले जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स का पढ़ा हुआ था, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, उसमें शदीद नफरत थी। और जो सेक्रेटरी दाखिला था वो उसने बरमला कहा कि उधर जनरल कहते हैं, कर्नल को भी जनरल, जी बिल्कुल, कि मैंने बॉर्डर पर बड़े पाकिस्तानी मारे हैं, फख्र से कहते हैं। बड़े फख्र से। और यही हाल बाकी जगहों का, इलाकों का। अगर कहीं दुकानों पर पाकिस्तान का माल था, बिक रहा था, लेकिन नफरत हर जगह थी। और ये नफरत अब कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस नफरत को बढ़ाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। और अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के साथ मुखासमत है, जी, ये कोई नई नहीं है। हालांकि भरपूर तावन खलूस के साथ उनकी इसके बावजूद आप फैसिलिटेशन, देखें कि इमदाद, हर किस्म की शायद इमदाद दी। मैंने पहले भी आपके किसी प्रोग्राम में कहा कि 1947 में जी, क़याम पाकिस्तान के बाद जब पाकिस्तान UNO की रुकनीत लेने के लिए गया तो इंडिया ने मुखालफत नहीं की, वाहिद लेकिन मुल्क अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान इसने हमारी मुखालफत की। तालिबान का दौर एक ऐसा आया जिसे प्रो पाकिस्तानी दौर समझा गया, लेकिन उस दौर में भी उन्होंने भी ड्यूरेंट लाइन के मामले में कोई हमसे समझौता नहीं जिस किया। वक्त रब्बानी साहब अफगानिस्तान के सदर थे, बुरहानुद्दीन रब्बानी। उन्होंने ये 97 से 2001 बिल्कुल बिल्कुल, हुआ था, तो उन्होंने भी बिल्कुल हमने उससे एक रिक्वेस्ट डाली थी कि हम ये सरहद का मामला पक्का तय कर लें, तो वो भी नहीं माने थे। और जब एक मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसको तस्लीम करने से इनकार करता है, तो हम कैसे उससे
रोको कर सकते करज़ई हैं। गवर्नमेंट तो मुसलसल इनकारी थी और उस दौरान तो ऑफिशियली इन्होंने जी इशू ये उठाया था। और अब मसला ये है कि हम अफगानिस्तान को ब्लेम दे के भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के इलाकों में जिस तरह से ये लोग आए हैं, अभी चित्राल में आए हैं, तो हम वहाँ जाके अगर उन पर अटैक करते हैं, कोई ड्रोन अटैक करते हैं, इनसाइड जाके कोई कार्रवाई करते हैं। तो उससे हालात के मज़ीद बिगड़ने का इम्कान है। वो अखवानी जिन्होंने अमेरिका जैसी ताकत को, नेटो जैसी ताकतों को काफ़ी साल तक उलझाए रखा, तो हम एक नए मसले में पड़ गए हैं। आपने देखा होगा दुबई वगैरह में जब क्रिकेट मैच होता है, जी बिल्कुल, उसमें तो किस तरीके से अखवानी जो है उनके उनके जज्बात सामने पड़ते होते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात नजर आ रहे होते नहीं, हैं। वो पाकिस्तानियों को मारते हैं और पाकिस्तानी तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद वो कहते हैं कि जी हम नौकरी बचाओ, हो सकता है हाँ। दुबई गवर्नमेंट हमें एक्शन ना ले जी दे जी हमारे। तो अब और ये हमें वाकयात बरतानिया में भी हो चुके जी हैं। बरतानिया में जी। भी हो चुके हैं। तो इस नफरत को हम जो सदियों पुरानी है कैसे कम कर सकते हैं? और ये नफरत मुझे नहीं समझ आई कि मैं समझता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान ना होता तो ये जो है ये तालिबान और टीटीपी ये सरहद पार करके जा रही होती, इंडिया में अटैक हो रहे होते बेशुमार। तो इंडिया को तो शुक्रगुजार होना चाहिए इस चीज़ का कि पाकिस्तान की वजह से उनके दरमियान एक रुकावट आ गई। लेकिन ये सूरत हाल शुरू में नहीं थी, बहुत बाद में 90s में जब अफगानिस्तान की ग्रेटर गेम शुरू हुई, अमरीकी अफवाज आई, तो ये तो तब से शुरू हुआ। या और इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है या अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में हो रहा है, जी, या जो दहशत गर्दी वहाँ बढ़ रही है और मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वहाँ। ग्रुप है वहाँ, तो अमेरिका ये बड़ी ताकतें फ़िलहाल इसको बड़ा लाइट ले रही हैं। उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर या कोई ख़ास प्रेशर नहीं है, जब तक कि यही लोग उठकर उनकी तरफ ना गए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ना की जो उनके मफादात के लिए नुकसानदेह। फ़िलहाल तो मैं देखता हूँ आपका इस्लामाबाद भरा पड़ा अफगानियों से, तो यहाँ पर हमारे गेस्ट हाउस रेस्ट हाउसेज के वसी तादाद में अफगानी हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। धड़ाधड़ वो जा रहे हैं, एक माह दो माह इधर ठहरे रहते हैं और पता नहीं कौन सी ताकतें हैं, ऑस्ट्रेलिया है कि अमेरिका है, उनके सारे खर्चे उठाए हुए हैं जी, उनके खर्चे उठाए हुए और हैं। वो एक्सपेक्टेड माइग्रेंट्स। अम्बेसियों से धड़ाधड़ उन्हें वीज़े मिल रहे हैं। अब जाके देखिए जितनी भी हमारी कोरियर सर्विस के जो जी, जी। दफ्तर है, तो और एक तरफ भरपूर फ़ायदा भी उन्हें मिल रहा है। हमारे पाकिस्तानी को वीज़ा मिलने में बड़ी दिक्कत जी, का बड़ी सामना दिक्कत है करना बिल्कुल। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है उस पर नज़रसानी होगी, क्या हम सरहद पार हमले करेंगे, लेकिन वतन अजीज़ को बचाना है, महफूज करना है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। नासिर शराई साहब, बहुत तफसील से ताहिर आलम साहब ने भी रोशनी डाली कि जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है, आप क्या समझते हैं अर्जेंसी है इसमें, फ़ौरी तौर पे फैसला करने की ज़रूरत है, चूँकि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर ये हमला है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं, और जैसा कि आपने पहले बताया कि उसमें एक हमले में एक रोज़ में हमारे नौजवान शहीद हुए थे जब खुदकुश हमला उन पर किया गया था, और उसी रोज़ पाक फ़ौज का एक मेजर भी, उसने भी जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की सलामती के ऊपर तो कोई समझौता नहीं होगा, तो आप क्या समझते हैं फ़ौरी तौर पे क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती है? गवर्नमेंट भी निगरान है, लेकिन कौमी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि देखिए, पहले आप ये देखें कि हमारे बॉर्डर्स के अंदर इनसाइड सिचुएशन क्या है। वहाँ बॉर्डर्स पे के अंदर हमारी इनसाइड पाकिस्तान की साइड पे जी। बहुत पॉलिटिकल मूवमेंट हैं, वो इनसाइड, चूँकि रद्दुल फसाद, ज़रब अज़ब, इनमें बहुत सारे लकूनाज और ख़ामियाँ रह गई थी, ट्रू, जिसकी वजह से लोकल लोग भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमने अचीवमेंट्स भी की, यानी ये अचीवमेंट्स को नफ़ी नहीं कर रहे, लेकिन लोकल लोग उस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हैं। और अभी वहाँ अच्छी पॉपुलर स्पोर्ट वाली बाज़ मूवमेंट हैं जो किसी भी नए एडवेंचर के मुखालिफ हैं, और अगर आप कोई ऐसा एडवेंचर करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उनको प्ले करने का और एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलेगा, तो ये नहीं है। दो,
افغانستان کے ساتھ سیریس انگیجمنٹ وتھ زیرو ٹالرنس پالیسی، اس کے لیے تو کرنٹ نگران حکومت بھی کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ یہ آپ کی سیکیورٹی کا میٹر ہے، آپ کی اپنی سوورینٹی اور سلامتی کا میٹر ہے، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی وہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، چونکہ ان معاملات کے اندر وہ فرنٹ اینڈ انوالومنٹ ان کی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیریس انگیجمنٹ، اور اس میں چائنا کو انوالو کریں گے، اس میں رشیا کو انوالو کریں گے، تب چونکہ جا انہیں کے بھی بات تھریٹ بنے ہے گی۔ اس سے، ان کو بھی تھریٹ ہے، اور شاید ایک بڑا ٹارگٹ وہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم ولنریبل ہیں نا، ہمارے ذریعے ڈیسٹیبلائزیشن جلدی ایکسپینڈ کرتی ہے، تو وہ ان کے لیے ظاہر ہے سوٹیبل ہے، لہٰذا ہم ان کو اپنے ساتھ ملا کے تو ہمیں اپنی سلامتی کے لیے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے پڑیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے بارڈر فینس والا ایک میٹر تھا، وہ ایک اچھا میٹر تھا، لیکن ایک بار پھر اس کو جیسے بعض جگہوں پہ فینس توڑی گئی ہے، تو ہمیں ایک بار پھر ریویو کر کے افغانستان بارڈر کو اسی طرح سیکیور کرنا پڑے گا جیسے ہم نے اپنے مشرقی بارڈر کو کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس سیکیور کے کرنا علاوہ پڑے کوئی گا۔ آپشن نہیں ہے۔ کوئی چارہ نہیں ہے، افغانستان کو سیریس میسج دینے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو انٹرنل سٹیبلائزیشن، خواہ وہ پولیٹیکل ہو، چونکہ اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی، اور وہی جو پروڈکٹ پروڈیوس کرتی ہے پاکستان کی سیکیورٹی سٹیبلٹی کو۔ تو پاکستان کو داخلی سٹیبلٹی کی طرف بھی بہت تیزی سے جانا چاہیے، جو ظاہر ہے اس وقت نگران حکومت کی مینڈیٹ بھی ہے کہ وہ الیکشن اور ان کے ذریعے سے پاکستان میں جو ہے وہ عوامی حکومت لے کے آئے، چونکہ عوامی حکومت کے بغیر پاکستان کی ملٹری اور فورسز بھی اس طریقے سے رول پلے نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ سارے علاقے کے لوگ لائل ہیں، مخلص ہیں، لیکن فوری طور پہ سیریس پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بھی ضرورت ہے، جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کے security ساتھ level اور پہ ٹرائبس بھی، کے ساتھ، ہاں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، اور پھر فالٹ لائنز کا میٹر ہے، جیسے میں آپ نے جی بی کی بات کی ہے، جی بی کے اندر صورتحال اتنی فلیئر اپ ہوئی ہے کہ انڈیا نے اس کو جو ہے Exploit کیا۔ ایکسپلائٹ کیا، اور انہوں نے اپنے ٹاک شوز کے اندر جو ہے وہ اس کو ہیڈ نیوز بنا کے پیش کیا ہے کہ جی یہ اپنے تو یہ نہیں سنبھال سکتے، ہم سے کشمیر مانگتے ہیں، تو وہاں فوری انگیجمنٹ کریں تاکہ وہاں چیزیں جو ہے وہ امیڈیٹ ریزالو ہو جائیں۔ اور زیرو ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی جو ہمارے گلے پڑی ہے وہ یہ ہے، ہم نے 10 بار نیگوشیٹ کیا، لائنز طے کی، ریڈ لائنز بنائیں، ایک بار پھر لیکن پھر نیگوشیٹ کرنے پہ آ گئے، پھر ملیٹنٹس کو جگہ دی، پھر ان کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ کیا، پھر ان کے لیے اچھے اور برے طالبان والے جو ہے ٹرمینالوجیز جنریٹ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو حوصلہ ہو گیا کہ جب بڑے سے بڑا وار کر کے، آرمی پبلک اسکول جیسا انسیڈنٹ کر کے اگر آپ ترکی بہت جا بڑا سکتے ہیں incident سیفلی، تو پھر تو آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ یہ بات ختم کرنی ہوگی۔ زیرو ٹالرنس پالیسی مینز کہ آل آؤٹ جانا ہے ٹیررزم کے خلاف، ٹیررسٹوں کی سپورٹ کرنے والے کے خلاف، اور اس کو پاکستان کے اندر جو بھی پروٹیکٹ کریں، یا ملٹریلی کریں، اکنامکلی کریں، پولیٹیکلی کریں، جو بھی کریں، اس کے خلاف زیرو ٹالرنس اور آل آؤٹ آپریشن۔ جی طاہر عالم صاحب، ابھی ہم نے دیکھا 2 روز قبل نگران وزیر اعظم نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ طالبان کو مکمل سرنڈر کرنا پڑے گا، اور پاکستانی اسٹیٹ کی ریٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ساتھ کنفیشن بھی کرنا پڑے گا کہ جو کچھ کیا انہوں نے وہ غلط کیا، تبھی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب تو صورتحال طالبان کے ساتھ، یعنی کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ ایٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، تو کیسے ایشو کیسے ریزالو ہو سکتا ہے؟ بات چیت تو کرنی ہے کہیں نہ کہیں، سرنڈر کرنے کو تو وہ تیار نہیں ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر کی بات کا انہوں نے بڑا شدید ریئیکشن شو کیا ہے، جی اور جو میں سمجھتا ہوں، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ناصر صاحب سے، ہمیں ہر اس سٹیپ سے بچنا ہوگا جس سے ہماری باقاعدہ افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، کیونکہ ہماری کچھ ویکنیسز ہیں، یہ نہیں کہ ہماری فوج ان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی، مسئلہ سرحدوں یہ پہ تو ہے، مکمل مقابلہ ہو رہا ہے نا دہشت لیکن گردوں کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جن کا تعلق ہی پاکستان سے زیادہ تر کا، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا سٹیپ اٹھانے ہوں گے؟ نمبر 1 تو یہ ہے، جیسا کہ ناصر صاحب نے کہا، کہ ہمیں ادھر کے لوگ جو ہیں، تو اتنی بڑی آبادی نہیں ہے فاٹا کی یا بارڈر کے ساتھ ساتھ کی یا بلوچستان کی، ان کو مطمئن کرنا، وہاں ایجوکیشن، تعلیم، ایجوکیشن، روزگار سب کچھ پرووائڈ کرنا، اور انہیں بتانا اور ان کی مدد لینا ان کے خلاف، بالکل یہ سب سے بڑا سٹیپ ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ جو ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان تمام کے رشتہ دار، بھائی بہن، سب پاکستان میں ہیں۔ جی، ان تمام بڑے دہشت گردوں کے تمام سارے رشتہ دار جی، رشتہ پاکستان دار، اب کیا ہم ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ کیا ہم انہیں ٹائٹ نہیں کر سکتے؟ چاہے یہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے، اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہیں بڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا اس کے سلسلے میں،
और इसके साथ साथ मैं एक तजवीज़ ये दूँगा कि देखें इस्लामाबाद 2007 से पहले रेंजर्स के बगैर चल रहा था, बिल्कुल, कराची भी 94 से पहले चल रहा बड़ा पुरअमन था देखें। था और फिर हम समझ रहे थे कि 2007 में लाल मस्जिद का मसला ख़त्म होगा, रेंजर वापस चले जाएंगे। उसके बाद से हमने मुसलसल इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के बड़े बड़े हमले नहीं, इसके देखे। बावजूद मैं समझता हूँ कि पुलिस को ही स्ट्रेंथन किया जाता, जो हम सरमायाकारी पुलिस को नहीं किया गया स्ट्रेंथ है। नहीं, जो हम सरमायाकारी रेंजर्स पर खर्च की है। जी, रेंजर कोई अमेरिका की हमारे मुल्क का हाँ, हिस्सा है। हमारे मुल्क का खजाना है, जी, वजारत दाखिला के बजट से चल रहा है। बिल्कुल, तो कराची, पैरामिलिट्री इस्लामाबाद और फोर्स है। लाहौर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनमें रेंजर हो या एफसी हो, इन्हें सरहदों पर लगाना होगा। हम अंदरूनी जो भी खतरात हैं इसको संभाल लेंगे, जी, तो हमें इनको वहाँ भेजना होगा ताकि ये वहाँ जाके मुकाबला करें। और इसके साथ साथ हमें इंटर्न हमारी जो प्राइम एजेंसीज हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्हें जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे तवज्जो हटाकर क्रॉस बॉर्डर उस तरफ जो लगानी होगी। दहशतगर्दी है इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। तो ये तमाम इक़दाम हम करें और इसके साथ साथ ये हमले चूँकि पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में भी हो सकते हैं, तो हमें अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना होगा। हम देखें हम करते क्या है कि पुलिस हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा की या लाहौर की या इस्लामाबाद की, हम सारी पुलिस नाकों पर, गश्तों पर, प्रोटोकॉल पर, वीवीआईपी ड्यूटी पर लगाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि तो हम जब आपके पास कमांड थी तो अप्रूवल तो आप ही दिया करते मैं थे। बताता हूँ, मैंने 3000 वॉलंटियर जो थे जी, शहरी वॉलंटियर बनाए थे, जिनसे इंफॉर्मेशन इस तरीके से ली जाती थी कि पता नहीं चलता था। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। इनफॉर्मल इंटेलिजेंस नेटवर्क। एग्जैक्टली, वो हमें बताते थे कि एक जगह मोटरसाइकिल मशकूक खड़ी है। उससे बस आखिरी जुमला फिर ब्रेक पे जाना, उससे क्या फायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि देखें जो भी ये जिन्होंने भी प्लानिंग करनी होती है किसी दहशतगर्दी की, जी, बिलखसूस किसी शहरी इलाके में किसी बहुत सारी तरह ऐसी प्लानिंग्स पकड़ी आपने। जी बहुत सी पकड़ी, और वो कोई अचानक एकदम आके अफगानिस्तान से फाटा से नहीं हमला करता। तो पहले कई दिन तक रहते हैं, रैकी करते हैं, किराए पर जगह लेते हैं। अगर लोग विजिलेंट हो, पुलिस का इंटेलिजेंस का नेटवर्क हो, तो उनका पहले से सुराग लगाया जा सकता है और उन्हें रोका जा सकता है। एक घर के मुतालिक इतला मिली कि जो सब्जी मंडी की कच्ची आबादी है, जो कि अब उसको मस्मार कर दिया गया, तो यहाँ पर जो लोग हैं ये मशकूक हैं, ये कोई दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ में शामिल है। और हम थोड़ी सी हमसे ताख़ीर हो गई, हमने सोचा रात को रेड करेंगे, हमसे पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वाले लोग पहुँच गए उन्हें, तो शहरी ले गए। हाँ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सीटीडी को मजबूत करना है, सिविलियन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत कर, और फौज को पुलिस को हमने भी मजबूत कर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की तरफ लगाना है। और ये जो इंटरनल हमारी- सिक्योरिटी पे पुलिस। जी हाँ, और बाकी जो हमारी दूसरी सेमी आर्म फोर्स है, इनको भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर लगाएं और इंटरनली आप पुलिस को रखें। और जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम नासिर अब्बास शरियाई साहब से मुल्ला हैबतुल्लाह के तारीखी फतवे के बारे में पूछेंगे कि उस फतवे पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद, और आज हमारे मद्दे मुकाबिल हैं नासिर अब्बास शरियाई साहब, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब। पहला नुक्ता तो ये सिर्फ बता दें, फिर मैं मुल्ला हैबतुल्लाह के फतवे के ऊपर, इन्होंने बड़ी अहम बात की है। हमारी फोर्सेस भी हमारा असासा हैं, उनकी ज़ाहिर बात है उनको रिसोर्सेज, उनकी काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग, लेकिन इन्होंने बड़ा अहम नुक्ता कि जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो सिविलियंस हैं और उसके साथ साथ पुलिस की काउंटर टेररिज्म की तरबियत की अशद ज़रूरत है, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी को वो हैंडल करें, रेंजर्स और हमारी रेगुलर आर्मी बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी को, और ख़ास तौर पे काउंटर टेररिज्म को वो उससे निपटे। ये कितना अहम है? मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब आपके सिविल इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाते हैं ना, उनको काम करने दिया जाए, परफॉर्म करने दिया जाए, वो खुद जी। भी लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं,
जब आप ये नहीं करते और वहाँ जाके टेक ओवर करते हैं इन अ सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, उनकी सलाहियत कंप्रोमाइज़ होने लग पड़ती है और आप भी कंप्रोमाइज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि आपका काम बॉर्डर के लिए था या आपका काम जो है वो बॉर्डर फोर्सेस को फैसिलिटेट करना था, तो आप इधर लग गए शहरों के अंदर अपने ही लोगों के मामला देखने लग पड़े। और वो जो उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल की ड्यूटियों में लग गई पुलिस। एक उनमें से ये है, एक खुद पूरी डायरेक्शन है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, आपकी तवज्जो ही चेंज हो जाती है, आपकी सारी जो है तरजीहात प्रायोरिटीज़ जो है वो बदल जाती हैं। उनमें से एक ये मिस यूज़ है कि आप जो है वो उनके प्रोटोकॉल्स पे लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको स्ट्रेंथन किया जाए। हमें अगर बॉर्डर सिक्योर करना है तो बॉर्डर की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जी, वो पूरी करने के लिए जब हम इनको वहाँ भेजेंगे तो यहाँ इंशाल्लाह ताला अपने सिविलियन इदारे ग्रो करेंगे। पुलिस के अंदर सलाहियत है, लेकिन अब सलाहियत को हम ग्रो ही नहीं करने दे रहे। ठीक है, हमारे और बहुत सारे इदारे हैं सिविलियन जो इसी तरह बासलाहियत हैं, लेकिन हमने एक वो ऊपर टाइटल लगा दिया कि नहीं ये सिविलियन इंस्टीट्यूशन है तो ये कांट ग्रो, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, नहीं। आप मोटरवे पुलिस देखें, उसने परफॉर्म किया है, ठीक है, 1122 है, उसने परफॉर्म किया है, ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं बशर्ते कि आप उसे परफॉर्म करने दें। दूसरी बात जिन्होंने की है ना, मैं उसके पीछे ये रखता हूँ कि अवामी सपोर्ट। अभी जब मैं जीबी में गया तो वहाँ की तमाम मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठी कि इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि सब एक पेज के ऊपर। हमने उनसे ये कहा कि आप हमें ये बताएं कि क्या आप इंडिया के साथ जंग अवामी सपोर्ट के बगैर लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। कतन नहीं। इसका मतलब है आपका और आवाम का और ज़्यादा समीमी और ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन और ज़्यादा मोहब्बत का वो पहलू होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल जनरली हमें इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि हमारी जो तवज्जो है वो दुश्मन के मुकाबले में हो, मुल्क के मामलात इंशाल्लाह ताला स्टेबल हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो ये अगर हम कर जाएँ, अपनी प्रायोरिटीज़ का ठीक तयन कर जाएँ, जंग तो किसी मसले का हल नहीं है ना, लेकिन क्या एनिमी कंट्री वीक स्टेटस पे आपकी बात सुनेगा? एक मसला ये है, ये जो उनके जवाब आता है उसकी वजह ये है कि उनका ख्याल ये है कि आप ओवर ऑक्यूपाइड हैं, आप पॉलिटिकली एंगेज्ड हैं, आप इस वक्त कोई नया महाज खोलने की पोजीशन में नहीं है। ट्रैवल एडवाइजरी आप काबुल पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान देखें ना, ये कितना बड़ा रिवर्स है। ये इसलिए है तो हमें इस पर सोचना चाहिए ना कि ये क्यों है। और अगर दूसरा ये है कि आप जब तक आप पावर को कहीं शो नहीं करते ना, मैं वार की फिर बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पॉलिटिकल पावर में अगर चाइना आपके साथ खड़ा हो, अगर रशिया आपके साथ खड़ा हो और आप डायलॉग कर रहे हो और उसके साथ एक सीरियस मैसेज जा रहा हो कि ये चीज़ें हम टॉलरेट नहीं करेंगे, तो वो मजबूर होंगे करने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल तो इसी रीजन के अंदर है ना, बाहर तो नहीं है सर्वाइवल। बिल्कुल ठीक। तो दूसरा एक जुमले में मुल्ला हैबतुल्लाह ने देखें फतवा अपनी रूह के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त है। उसमें उन्होंने दोनों चीज़ों के ऊपर, एक पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट करार दिया, दूसरा अफगानिस्तान की रिकगनाइज किया, दूसरा अफगानिस्तान और इसकी सोवरेनिटी को अपने लिए काबिल एहतराम करार दिया है, और अफगानिस्तान साइल का किसी भी मुस्लिम मुल्क के अंदर मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल को हराम करार दिया है। लेकिन अब हम तो उनको वहाँ की शूरा, जो फतवा शूरा उसके हेड्स के तौर पे समझते हैं, लेकिन इसकी अगर एप्लीकेशन खुद अफगानिस्तान के अंदर नहीं होगी तो ये तालिबान की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ी कर देगी। तो मैं समझता हूँ कि यही अगर एक मैसेजिंग कन्वे हो और इसी पे थोड़ा सा प्रॉपर वर्किंग और सीरियस एंगेजमेंट मीन दैट कि जो कमिटमेंट्स हों वो कमिटमेंट्स पूरी करवाई जाए, उन पर पहरा दिया जाए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब होने का इम्कान है। जी, ताहिर आलम साहब, रीजनल इंगेजमेंट की उन्होंने बात की। हम पहले ही देखते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत हो चुकी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों को इंगेज कर सकता है, रशिया को इंगेज कर सकता है, चाइना को, चूँकि आगे हमारी जो ग्रेटर अज़ाइम है कनेक्टिविटी के, सी पैक को आगे अफ़गानिस्तान तक लेके जाना है, SIFC बन चुकी है, उसके तहत हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है। ये तमाम गोल्स उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब पीस हो, और पीस तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये रीजनल इंगेजमेंट कितनी अहम है और फौरी तौर पे करना होगी, इन ममालिक को इंगेज करना होगा ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर से, जिसे कहते हैं आहनी हाथ के साथ, उस दहशत गर्दी को कुचला जाए, दहशत गर्द ग्रुपों के ठिकानों को ख़त्म किया जाए। ताहिर साहब, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तजवीज़ है। बज़ाहिर अगर तमाम मुल्कों की मदद लेके हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं बिल्कुल और रीजनल है, देखिए क्या अफगानिस्तान उनकी बात को सीरियसली लेगा? उसने उस फतवे को जो कि उनके बड़े ही मोहतरम लीडर ने दिया, उसे सीरियसली नहीं लिया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी तालिबान जो है वो उधर अपना मरकज़ बनाए रखा है उन्होंने। और ये इनको मत समझें कि ये कोई बड़े मजहबी लोग हैं इनके फतवों को मान लेंगे। अंदर से देखें, हमने इनकी तफ्तीशें की हैं, हर तरह के जराइम देखे, एक एक बंदे की आपने तो ज़ाहिर बात है डील किया, तालिबान से लेके औरतों को उठाना, सारा इस तरह तक के तमाम कभी मंशियात का कारोबार करना,
یہ تمام چیزیں ان میں شامل ہیں. یہ اس طرح کے فتوے کو نہیں مانیں گے. پیسے کے بہت زیادہ پجاری ہیں اور پیسہ اگر آپ پیسہ دو اور ان سے کام لو. وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. یہ بڑا اہم نکتہ آپ اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہے, ہم ایک آرگنائزڈ قوم ہے, ہمیں آپس کے جھگڑے ختم کرنے ہیں اور پولیٹیکلی سے مضبوط کرنا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا پیغام جائے گا اور ایک اسٹرانگ اور سلیکٹڈ گورنمنٹ وہی بہتر انداز میں بات کر سکتی ہے. طالبان سے بھی اور چائنا سے بھی اور رشیا سے بھی ان کی مدد بھی لے سکتی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک ملک ہے آرمینیا کہتے ہیں, یہ تان ہے زیادہ ازبکستان تک. جس کو ہم نہیں ملتے. ہاں آرمینیا, آذربائیجان اور آرمینیا. آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ مجھے نہیں سمجھ آئی. اسرائیل کی وجہ تو کچھ سمجھ آتی وہ چونکہ اس کا کانفلکٹ آذربائیجان کے ساتھ ہے اور ہم اکیلے کنٹری ہیں. تو ٹھیک ہے آذربائیجان کے ساتھ آذربائیجان سے بھی ہمیں کیا مل رہا ہے بلا وجہ لوگوں کے کنفلکٹ میں. اس ہماری خارجہ پالیسی کا اہم سیگمنٹ ہے آذربائیجان کے ساتھ دوستی اور تعلقات. ٹھیک ہے یہ ہونے چاہیے لیکن کسی دوسرے ملک کے ساتھ اس حد تک نہیں جانا چاہیے. انڈیا تو ریکگنائز کرتے ہیں, اسے تسلیم نہ کریں. یعنی ہمیں جب تک ہمارا اپنا گھر مضبوط نہیں ہوتا, ہم ایک مضبوط قوم نہیں بنتے, اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے نبردجوا نہیں. جی بالکل ناظرین, بڑا اہم نکتہ طاہر عالم صاحب نے اٹھایا کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ پولیس کو اپنی لونڈی سمجھتی ہے. پولیس کو پروفیشنلی کام کرنے دیا جائے. انٹرنل سیکیورٹی کو ہینڈل کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے اور بارڈرز کے اوپر کسی قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز یہ فوج اور پیراملٹری فورسز کی ذمہ داری ہے جنہیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو طالبان کی یلغار ہے پاکستان کے اوپر, اس حوالے سے ہمیں فوری طور پر اعلیٰ سطح کے اوپر اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کو ریویو کرنا ہوگا چونکہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. طاہر عالم صاحب اور ناصر عباس شرائع صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام مد مقابل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.